गुजरात में बीजेपी को, माफ कीजिए मोदी जी को प्रचंड जीत मिली है। जी हां, ये जीत मोदी की है और मोदी की ही है। 182 में से 158 के आसपास सीट जीतकर 47 साल पहले सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट गया है। तो इसका सेहरा मोदी के सिर ही बंधेगा, बीजेपी के सिर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी और बीजेपी तो एक ही हैं, बीजेपी पार्टी है और मोदी उसके नेता। सिंपल, फिर मैं मोदी और मोदी की रट क्यों लगा रहा हूं? लेकिन राजनीति में हिसाब किताब इतना सिंपल होता तो फिर रीड बिटवीन लाइंस जैसे मुहावरे अपना अर्थ ही ना खो देते। हिमाचल और गुजरात के नतीजों को समझने के लिए इनके बीच छुपे संदेशों को भी समझना और बूझना पड़ेगा कि मोदी कैसे जीतते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और सफाई से गलत फैसलों को सुधार भी लेते हैं। चलिए अब आपको पिछले साल की 11 सितंबर की एक घटना बताता हूं। आपको भी पता होगी लेकिन फिर से बताता हूं। सुबह का वक्त था, 11 सितंबर की तारीख थी। गुजरात के अहमदाबाद में किसी गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखी जा रही थी। इस कार्यक्रम में गुजरात के तत्कालीन सीएम विजय रूपानी मौजूद थे और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व सीएम नरेंद्र मोदी। रूपानी जी ने भाषण दिया इस कार्यक्रम में, मोदी ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम खत्म हुआ, सारे लोग अपने घर या दफ्तर, उन्हें जहां जाना था चले गए। जैसे हम किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद आप और हम अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, यानी सब कुछ सामान्य था। लेकिन गुजरात के तत्कालीन सीएम विजय रूपानी राजभवन की तरफ गए क्योंकि उनके लिए कुछ सामान्य नहीं था। वहां राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें दे दिया। बाहर आए और मीडिया में भी घोषणा कर दी थी कि उन्होंने गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दिया है। अगले ही दिन दिल्ली से पार्टी के ऑब्जर्वर्स गुजरात जाते हैं और भूपेंद्र पटेल विधायक दल की बैठक में सीएम के लिए चुन लिए जाते हैं। जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने की भूमिका बनाई जा रही थी, तब पता है आप वो क्या कर रहे थे? अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी हिस्से की सड़क के किनारे पौधारोपण कर रहे थे। यह सब 24 घंटे के भीतर ऐसे घटा कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि मोदी है तो यह भी मुमकिन है। अब समझिए कि एक साल पहले एक ऐसे नेता को जिसके चेहरे को देश तो छोड़िए गुजरात में ही कम लोग जानते थे, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया चुनाव के 14 महीने पहले। और आज जब गुजरात चुनाव के नतीजे आए हैं तो उसी चेहरे की अगुवाई में बीजेपी पिछले 50 साल की सबसे बड़ी जीत दर्ज करती है, 158 सीट हासिल करती है। वो 27 साल सत्ता में रहने के बाद तो सेहरा मोदी के मस्तक पर ही होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब बीजेपी की जीत का सेहरा मोदी के सिर सजेगा तो चमत्कार सिर्फ मोदी के चेहरे का ही नहीं, मोदी की रणनीति और मोदी के मैसेज यानी संदेश भी जीत का जरिया बनते हैं। गुजरात की जीत को सामने रखकर हम अगर कुछ पीछे जाएंगे तो यह बात और पुख्ता होगी कि ब्रांड मोदी की मजबूती रिस्क और कॉन्फिडेंस दोनों के सहारे चलती है, वो दोनों से ही लवरेज है। पिछले ही साल की बात है, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सरकार बचाना मुश्किल लग रहा था। चुनाव सिर पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सरकार की से जो नाराजगी है वो जो वापसी है बीजेपी को उत्तराखंड में नहीं करने देगी। बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव से एक साल पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ सिंह रावत को सीएम बना दिया। लेकिन इस कदम में बीजेपी को कहीं चूक लगी तो 6 महीने पहले फिर उत्तराखंड में तीसरे सीएम पुष्कर सिंह धामी को लाने में हिचक नहीं की। यही ब्रांड मोदी का कॉन्फिडेंस है। नतीजा हुआ कि एग्जिट पोल तक फंसे उत्तराखंड चुनाव को बीजेपी ने आसानी से जीत लिया। मतलब कि जो चुनाव आसान नहीं लग रहा था, जो फंसा हुआ लग रहा था, उसको भी 3-3 सीएम बदलने के बाद भी बीजेपी आसानी से जीत लेती है। लेकिन बात यह भी है कि मोदी का मैजिक है, मोदी का मंत्र है और मोदी का चेहरा है, तब बीजेपी के विजय रथ हिमालय पर क्यों नहीं चढ़ पाए? क्यों बीजेपी की विक्ट्री मशीन हिमाचल में हाँफ गई? तो गुजरात की जीत के साथ बात हिमाचल की हार की भी होगी।
गुजरात में जीत का सेहरा मोदी के सिर, तो फिर हिमाचल की हार का ठीकरा मोदी के माथे पर क्यों नहीं? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये सवाल है, मीडिया में भी ये सारी बातें हैं, लेकिन ये आरोप लगते हैं कि मोदी मोदी के जो नारों के पीछे ये सारी बातें छुप जाती हैं। लेकिन हम आपको एक एक विश्लेषण बताएंगे कि जीत का सेहरा मोदी के सिर सजता है तो हार का ठीकरा मोदी के माथे क्यों नहीं फूटना चाहिए? पिछले साल उपचुनाव में जनता ने सरकार से नाराजगी का संदेश दे दिया था हिमाचल में, और सीएम जयराम ठाकुर अपने ही इलाके में चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन्हें जबरदस्त चुनौती मिली थी, लेकिन हिमाचल की सियासी परिस्थितियों में मोदी बदलाव का फैसला नहीं ले पाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में सीएम का चेहरा नहीं बदल पाए मोदी, और शायद हिमाचल का हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज भी इसलिए नहीं बदल पाए मोदी। इसके पहले झारखंड में भी 2019 में सीएम का चेहरा नहीं बदला था और बीजेपी को राज्य गंवाना पड़ा था। हरियाणा में भी बिना चेहरा बदले जीत से दूर रही थी बीजेपी, भले ही यहां दूसरी पार्टी के विधायकों की मदद से सरकार बन गई हो। मतलब हरियाणा में बीजेपी मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में ही चुनाव लड़ी थी और बहुमत से कुछ पहले ही अटक गई थी। मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, वो तो दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां जहां मोदी कड़े फैसले ले पाए, राज्यों में चेहरे बदल पाए, वहां बीजेपी बेहतर कर पाई, सरकार बना पाई और मौजूदा सरकार को बचा भी पाई। क्या आगे आने वाले राज्यों के चुनाव में भी ऐसा होगा? इसके बीच की लाइनों को पढ़ने, मतलब रीड बिटवीन लाइंस का सिलसिला गुजरात और हिमाचल की चुनावी चकल्लस के बाद किसी दिन फुर्सत में छेड़ेंगे। अभी फिर से गुजरात की रिकॉर्ड तोड़ जीत पर लौटते हैं। अब गुजरात में प्रचंड जनादेश के मायने हैं कि चेहरा सिर्फ मोदी का हो तो जीत की गारंटी है, रणनीति मोदी की हो तो जीत का भरोसा भी है, क्योंकि गुजरात में लड़ाई इस बार शुरुआत से जीतने या सरकार बनाने की नहीं थी, बल्कि इस बार तो उस नए रिकॉर्ड को कायम करने की थी जिसे अपने सीएम रहते मोदी पूरा नहीं कर पाए थे। और यह मलाल कहीं ना कहीं मोदी के मन में था, यह जरूर दिख रहा था। लोग सोच रहे थे, जो राजनीति के जानकार हैं वो विश्लेषण कर रहे थे कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन मोदी के मन में कुछ और था, जो अब नतीजों के बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इस बार वो जो सिलसिला है, जो मोदी के मन में मनाल था कि वो 145 सीट जीतने का रिकॉर्ड माधव सिंह सोलंकी के नाम था, उसको नहीं कर पाए थे। इस बार वो टूट गया। कांग्रेसी सीएम माधव सिंह सोलंकी 145 सीटों के साथ जीते थे। अब बीजेपी की जीत का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है और मोदी जीत के हीरो हैं। भले ही अगुवाई में भूपेंद्र पटेल की ये चुनाव लड़ा गया, सीएम का चेहरा वही थे, 1 साल पहले उनको सीएम बनाया गया था, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा है। कैंपेन में भी हमने इस बात को देखा था कि मोदी ने किस तरह से कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेता उन्हें गाली देते हैं, कांग्रेस के नेता उन्हें रावण कहते हैं। वो एक गुजराती हैं और गुजराती जो सीएम के बाद पीएम बना है, एक चाय बेचने वाला पीएम बना है, उसे गाली दी है। तो वो इसे गुजराती अस्मिता, गुजराती प्राइड का मुद्दा बनाते हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है भूपेंद्र पटेल नहीं, मोदी के नाम पर, मोदी चेहरा इसमें सामने था और उन्हीं के चेहरे को सामने लग कर के ये चुनाव लड़ा गया था, जिससे इतनी प्रचंड जीत मिली है। इसे समझने के लिए गुजरात चुनाव में बीजेपी की कैंपेन रणनीति को भी समझना पड़ेगा कि कैसे उसने सिर्फ सरकार बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जो कि मोदी की एक महत्वाकांक्षा थी, मोदी का एक मिशन था, मोदी के मन का एक मलाल था। कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर थी, इस बार कहीं लड़ते हुए दिख भी नहीं रही थी। कोई बड़ा नेता वहां पर इस तरह से नहीं था जो इस कैंपेन को लीड कर रहा हो, लेकिन उसका वोट बैंक फिर भी मौजूद था और यह बात बीजेपी, मोदी अच्छी तरह से जानते थे। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी फैक्टर भी था, इसलिए डर यह भी था कि उस वोट बैंक के साथ अगर जो सत्ता विरोधी वोट हैं वो मिल गए, तब ऐसे में उस रिकॉर्ड को हासिल कर पाना मुमकिन नहीं होगा।
जीत की उम्मीद तो बीजेपी के नेता कर रहे थे, लेकिन ऐसी जीत की उम्मीद तो की जा सकती थी, प्रचंड जनादेश की नहीं। इसलिए जानबूझ करके बीजेपी ने बयानों और सरकारी एक्शन समझ रहे हैं ना, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की जिस तरह से पॉलिटिकल सर्कल में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, चर्चाएं चलती हैं, तो सरकारी एक्शन से आम आदमी पार्टी की गुजरात में मौजूदगी को हवा दी गई। ये जानबूझ करके किया गया। केजरीवाल दम ठोक ही रहे थे, उनकी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से हुए हमलों ने उन्हें और प्रासंगिक बना दिया। दिल्ली में शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया और इससे जुड़े तमाम लोगों की गिरफ्तारियों ने आपको गुजरात के मुकाबले में फ्रंट पर ला दिया। उनकी मीडिया में चर्चा हो रही थी, आम लोगों में चर्चा हो रही थी, और जैसा कि आम आदमी पार्टी की कैंपेन का हिस्सा होता है कि इस चीज को भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कैंपेन अपने चरम पर पहुंचता है, अमित शाह और मोदी के बयानों में फर्क आता है। अमित शाह और मोदी के बयानों की रणनीति बदल जाती है। अमित शाह और मोदी के बयानों में कांग्रेस का जिक्र आने लगता है। इस रणनीति से फायदा यह हुआ कि बीजेपी के विरोधी वोट एक जगह इकट्ठा होने के बजाय कांग्रेस और केजरीवाल के बीच बंट गए। बस यही तो मोदी की रणनीति थी, जिसके जरिए उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो अपने सीएम रहते हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये पूरा जो गुजरात चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, इसमें बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। सिर्फ जीत की बात नहीं थी, मोदी के मन में इस बार कुछ और था। हालांकि हिमाचल की हार का मलाल जरूर होगा और शायद रणनीति में यह सोचा भी जा रहा होगा, समीक्षा में सोचा भी जाएगा कि क्या वहां नेतृत्व परिवर्तन इसका इलाज था, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो कि दिख भी रही थी उसको कमजोर किया जा सकता था, या जो वहां पर बगावत थी, अंदरूनी गुटबाजी थी, उसको हल किया जा सकता था, या फिर फोकस सिर्फ गुजरात पर ही था। तो आज के एनालिसिस में हम इतना ही बात करेंगे। इसके बाद एक बार फिर मैं आऊंगा और एक नए विषय, नए विश्लेषण के साथ फिर बात करेंगे। नमस्ते।